नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात कर रहे हैं, सच्ची होली। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर कुछ आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, खास तौर पर शिव बाबा के ज्ञान पर आधारित कुछ अंश है। हाँ। और साथ ही 5 अक्टूबर 2025 की एक दिलचस्प साइंटिफिक मुरली एनालिसिस भी है। बिल्कुल, जो इसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संगम युग, मतलब जिसे स्रोतों में कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय बताया गया है, उसमें ये सच्ची होली मनाने का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ बाहर के रंगों का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि आत्मा को अंदर से, मतलब ज्ञान, गुणों और शक्तियों के रंगों से सराबोर करना है। सही कहा। और हम ये भी देखेंगे कि इन विचारों का विज्ञान से क्या और कैसा कनेक्शन बताया गया है इन स्रोतों में। जी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होली बस एक बाहरी त्योहार है या इसका कोई गहरा आंतरिक पहलू भी है, जिसे शायद विज्ञान की रोशनी में भी समझा जा सकता है, जैसा कि ये स्रोत दावा करते हैं? हाँ, यही सवाल है। तो पहला विचार जो इन स्रोतों में उभरता है वो ये है कि दुनियावी होली तो ठीक है, रंगों से खेली जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन सच्ची होली है आत्मा पर परमात्मा के संग के रंग चढ़ाना, यानी ज्ञान, गुण और शक्तियों को अपने जीवन में लाना। बिल्कुल। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, स्रोत एक दिलचस्प मोड़ लेते हैं। वो इसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि जब हम ये सद्गुण अपनाते हैं, जैसे शांति, प्रेम, खुशी, हाँ। इनका अभ्यास करते हैं, हाँ। तो हमारे मस्तिष्क में सचमुच बदलाव आते हैं। स्रोत में इसके लिए न्यूरोप्लास्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। न्यूरोप्लास्टी मतलब ब्रेन की वो क्षमता जिससे वो बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, अनुभव के आधार पर खुद को बदलना, नए कनेक्शंस बनाना। तो पुराने जो हानिकारक संस्कार या आदतें हैं वो मिटने लगते हैं। अच्छा। और उनकी जगह नए सकारात्मक दिव्य संस्कार स्थापित होते हैं। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक बदलाव नहीं। स्रोतों के अनुसार ये दिमागी स्तर पर एक रीवायरिंग है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है कि स्रोत इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ रहे हैं। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कथन स्रोतों में आता है, मेरा दिल तख्त तुम्हारे दिल में है और तुम्हारा मेरे दिल में। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है तो लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या बताया गया है? स्रोतों के मुताबिक इसका सीधा सा मतलब है परमात्मा और आत्मा के बीच का वो गहरा प्रेम और याद का कनेक्शन। जब आत्मा शुद्ध प्रेम से, स्नेह से परमात्मा को याद करती है तो वो कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के हृदय में समाये हों। अच्छा। अब वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो स्रोत इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जोड़ते हैं। ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका कहना है कि जब हम प्रेम, जुड़ाव, याद का अनुभव करते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन सक्रिय होते हैं। ये तनाव कम करते हैं, सुरक्षा और अपनेपन की भावना बढ़ाते हैं। अच्छा। जिसे भावनात्मक इम्यूनिटी, मतलब भावनात्मक प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना भी कहा जा सकता है। तो ये दिल का कनेक्शन सिर्फ भावना नहीं बल्कि शरीर की केमिस्ट्री को भी प्रभावित करता है, ऐसा स्रोत मानते हैं? जी हाँ, स्रोत का तो यही मानना है। यानी प्रेम और याद का बायोकेमिकल असर भी होता है। दिलचस्प। अब एक और मुद्दे पर आते हैं जो अक्सर इन शिक्षाओं में होता है, संस्कारों का। हाँ, संस्कार। स्रोत कहते हैं ये मेरे संस्कार नहीं, पराये संस्कार हैं, इन्हें जलाओ। ये पराये समझने वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है। आखिर हैं तो हमारे ही अंदर, तो उन्हें पराया क्यों माने? हाँ, ये समझने वाली बात है। देखिए, स्रोत इसे मनोविज्ञान के एक सिद्धांत से जोड़ते हैं, पहचान यानी सुदृढ़ीकरण। पहचान, सुदृढ़ीकरण मतलब आइडेंटिफिकेशन इज इक्वल टू रीएनफोर्समेंट। मतलब जिस चीज से हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं वो और मजबूत हो जाती है। अच्छा। अगर हम कहते हैं मैं एक गुस्सैल इंसान हूं, तो हम अनजाने में अपने गुस्से वाले व्यवहार को और पक्का कर रहे होते हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। लेकिन अगर हम स्रोत की सलाह माने और कहें ये गुस्सा मेरा असली स्वभाव नहीं, ये एक पुराना, बाहर से आया हुआ यानी पराया संस्कार है, तो क्या होता है? क्या होता है? हम उस संस्कार से एक दूरी बना लेते हैं। डिटैचमेंट, अलगाव। हाँ, उसे अपनी मैं का हिस्सा मानने के बजाय एक बाहरी चीज की तरह देखते हैं जिसे बदला जा सकता है, जलाया जा सकता है। हाँ, ये अलगाव उस संस्कार को कमजोर करने में मदद करता है। अच्छा, तो पराया कहने से उसे बदलने की हिम्मत मिलती है, क्योंकि वो हमारी असली पहचान नहीं है, समझिए। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और बात है, स्रोत कहते हैं
तुम अधीन नहीं, राजा बच्चा हो, स्वराज्य अधिकारी हो। हाँ, स्वराज अधिकारी। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? कैसे बने ये स्वराज्य अधिकारी? स्वराज अधिकारी होने का मतलब है अपने मन, बुद्धि और संस्कारों के मालिक बनना। मालिक बनना, गुलाम नहीं। एग्जैक्टली, उनके गुलाम नहीं। यानी अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना। और इसे विज्ञान से कैसे जोड़ा गया है? स्रोत बताते हैं कि ये आत्मनियंत्रण या जिसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, हाँ। ये हमारे मस्तिष्क के अगले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे सक्रिय करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करता है? जी हाँ, ये हमारी प्लानिंग, निर्णय लेने और इच्छा शक्ति, विल पावर, उसका केंद्र है। अच्छा। जब हम सचेत रूप से अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं तो ये हिस्सा मजबूत होता है। इसी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के कारण हम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बने रहने के बजाय उनके राजा बनकर उन्हें बदल सकते हैं। तो स्वराज का मतलब हुआ अपने दिमाग के कंट्रोल सेंटर को मजबूत करना। जी, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। तो है। अब एक और बड़ी रोचक कल्पना है, मन का विमान। हाँ, मन का विमान। कहा गया है कि मन रूपी विमान सेकंड में 3 लोगों की सैर कर सकता है। जी, ये कैसे मुमकिन है और इसका ईंधन क्या है? स्रोत बताते हैं कि इस मन के विमान का ईंधन है हिम्मत, उमंग और उत्साह। हिम्मत और उमंग, उत्साह। हाँ, और इसकी चाबी है परमात्मा की याद, जिसे मेरा बाबा कहकर दर्शाया गया है। मेरा बाबा, जी, ये चाबी है। जी। जहां तक ये कैसे संभव है, स्रोत इसे चेतना की अवस्थाओं से जोड़ते हैं। चेतना की अवस्था है। हाँ, वैज्ञानिक रूप से देखें तो गहरे ध्यान में, मेडिटेशन में, मस्तिष्क की तरंगें धीमी होकर अल्फा और थीटा अवस्था में चले जाती हैं। अल्फा थीटा स्टेट्स। जी, स्रोत का कहना है कि इस अवस्था में चेतना का विस्तार होता है। मतलब हम अपने शरीर और समय की सीमाओं से परे महसूस कर सकते हैं। परे, जैसे ये एक तरह से जागरूकता का तत्काल बदलाव है, इंस्टेंट शिफ्ट ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, ये कोई भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि चेतना की उड़ान है, जहां मन किसी भी विचार या स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। यानी ध्यान की गहरी अवस्था में चेतना की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इंटरेस्टिंग। अब एक सूत्र पर आते हैं जो बहुत शक्तिशाली लगता है, निश्चय बुद्धि इज इक्वल्स टू निश्चित विजय। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हम अक्सर सुनते हैं कि शक करने से काम बिगड़ जाता है और विश्वास से बन जाता है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं और क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी बताया गया है? स्रोत बिल्कुल यही कहते हैं कि संदेह, डाउट, हमारी आंतरिक शक्ति को लीक करता है, उसे कमजोर करता है। जबकि निश्चय यानी दृढ़ विश्वास उस शक्ति को केंद्रित करके सफलता दिलाता है। और वैज्ञानिक आधार? इसे समझाने के लिए स्रोत में प्लासिबो इफेक्ट का उदाहरण दिया गया है। प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ सुना है। विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट वो घटना है जहां किसी मरीज को, मान लीजिए, नकली दवा दी जाती है। शुगर पिल जैसी? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसे यकीन दिलाया जाता है कि ये असली है, असरदार है, और सिर्फ उस यकीन के कारण उसकी सेहत में सुधार होने लगता है। सिर्फ यकीन से? कमाल है। हाँ, मतलब जब मन पक्का मान लेता है कि ऐसा होगा या मैं सफल हूंगा, तो हमारा मस्तिष्क और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। विश्वास खुद एक शक्तिशाली कारक बन जाता है। निश्चय बुद्धि इसी विश्वास की शक्ति को जगाती है। प्लेसिबो इफेक्ट का उदाहरण देना तो वाकई इस बात को और पुख्ता करता है। जी। अच्छा, इन शिक्षाओं में सिर्फ गंभीर बातें ही नहीं है, आनंद और उत्सव का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। कहा गया है कि संगम युग का हर पल उत्सव है। नाचो, गाओ, खुश रहो। यह आध्यात्मिकता को बोझिल नहीं बल्कि आनंदमय बनाता है। हाँ, और स्रोत इसका भी एक वैज्ञानिक कनेक्शन बताते हैं। इसका भी? वो कैसे? उनका कहना है कि जब हम कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं या जीवन के छोटे बड़े पलों को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अच्छा, ये तो हैप्पी केमिकल्स हैं? बिल्कुल, ये वही रसायन है जो हमें खुशी और अच्छा महसूस कराते हैं। तो स्रोत के अनुसार ये खुशी और उत्सव सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी बायोकेमिकल माहौल को सकारात्मक बनाते हैं। वाह! इससे हमारी भावनात्मक सहन शक्ति, इमोशनल रेजिलियंस, वो भी बढ़ती है। मतलब हम मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो खुश रहना भी एक तरह की ब्रेन केमिस्ट्री को सुधारना है। हाँ, स्रोत का तो यही इशारा है। अब एक प्रैक्टिकल सलाह की बात करते हैं जो स्रोत में दी गई है। दिन में कई बार
एक एक मिनट के लिए मन की एक्सरसाइज करना, हाँ, वो माइक्रो मेडिटेशन जैसी। जैसे निराकारी यानी आत्मा समझना, आकारी यानी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना, या सेवाधारी स्वरूप का अभ्यास करना। क्या सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास भी कुछ असर डाल सकता है? स्रोत इसे बहुत महत्व देते हैं और आजकल के विज्ञान में भी माइक्रो मेडिटेशन या छोटे छोटे ध्यान के अभ्यास की बात होती है। हाँ। स्रोत का दावा है कि ये एक एक मिनट की मानसिक एक्सरसाइज, जिन्हें आप दिन में कई बार कर सकते हैं, तुरंत असर दिखाती हैं। तुरंत? हाँ, वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि सिर्फ 60-90 सेकंड का सचेत अभ्यास, जैसे गहरी सांस लेना या किसी शांत विचार पर ध्यान केंद्रित करना, हाँ। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम कर सकता है। सच में? सिर्फ 1.5 मिनट में? जी हाँ, इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो सकता है, मूड सुधर सकता है और दिमाग में स्पष्टता आ सकती है। जी। ये दिन भर में लिए गए छोटे छोटे मेंटल रिचार्ज ब्रेक की तरह हैं। मेंटल रिचार्ज ब्रेक? जी हाँ। ये अच्छा है। यानी थोड़े समय का अभ्यास भी फायदेमंद हो सकता है अगर नियमित रूप से किया जाए। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अच्छा, स्रोत में ब्रह्मा बाबा की अंतिम शिक्षा के रूप में 3 शब्दों का खास जिक्र है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, ये 3 शब्द। इनका क्या महत्व बताया गया है? स्रोत के अनुसार ये 3 शब्द आध्यात्मिक यात्रा के उच्चतम लक्ष्यों का सार हैं। उच्चतम लक्ष्य? हाँ, निराकारी मतलब खुद को शरीर से परे एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना। आत्मा समझना। निर्विकारी मतलब काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से पूरी तरह मुक्त होना। विकारों से मुक्ति। और निरहंकारी मतलब देह, अभिमान और किसी भी प्रकार के अहंकार से रहित होना, ईगोलेस। निरहंकारी, ईगोलेस। स्रोत इसे अहंकार के विघटन, ईगो डिसोल्यूशन और शुद्ध चेतना की अवस्था से जोड़ते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक पहलू? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ शोध ये इशारा करते हैं कि जब अहंकार की पकड़ ढीली होती है तो मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र जैसे लिम्बिक सिस्टम, उसकी अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता कम हो सकती है। अच्छा। इससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक शांत, करुणामय, कंपैशनेट और लचीला, रेजिलिएंट बनता है। तो ये 3 शब्द परम शांति और स्थिरता की अवस्था का प्रतीक हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये वाकई गहरे लक्ष्य हैं। जी। एक वरदान का भी उल्लेख है स्रोतों में, लव एंड लव लाइन स्टेट से सब भूलकर देही अभिमानी बनो। हाँ, लव एंड लव लाइन स्टेट। ये लव लाइन स्टेट क्या है और देही अभिमानी यानी आत्मा अभिमानी बनने से इसका क्या कनेक्शन बताया गया है? लव लाइन स्टेट का मतलब स्रोत में बताया गया है परमात्मा के प्रेम में इतना मग्न या लीन हो जाना। लीन हो जाना। हाँ, कि बाकी सब कुछ, खासकर अपनी देह और पुरानी दुनिया की बातें, वो स्वाभाविक रूप से भूल जाएं। अच्छा। जब आत्मा इस प्रेम में डूबी रहती है तो वो अपने असली स्वरूप यानी देही अभिमानी या आत्मिक स्वरूप में आसानी से टिक जाती है। और इसका भी कोई कनेक्शन जोड़ा है विज्ञान से? स्रोत इसे हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के शोध से भी जोड़ते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, वो क्या करते हैं? वो हृदय की लयबद्धता, हार्ट कोहेरेंस पर शोध करते हैं। स्रोत का कहना है कि प्रेम और सकारात्मक भावनाएं हार्ट कोहेरेंस को बढ़ाती हैं। हार्ट कोहेरेंस मतलब दिल का एक लय में धड़कना। हाँ, सुसंगत तरीके से। जब हमारा हृदय ऐसे धड़कता है तो स्रोत के अनुसार इससे हमारे शरीर की ऊर्जा और वाइब्रेशंस शुद्ध होते हैं। ऊर्जा और वाइब्रेशंस? जी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरों को भी? वाह! यानी प्रेम की स्थिति सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, इसका असर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर भी पड़ता है। कमाल है। जी, स्रोत तो यही बताते हैं। अंत में एक नारा या स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा लगता है। तो क्या वाकई इंसान के बदलने से दुनिया बदल सकती है? स्रोत का तर्क यह है कि व्यक्तिगत परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन का आधार है। आधार है? कैसे? इसे समझने के लिए स्रोत मिरर न्यूरॉन्स जैसी वैज्ञानिक खोजों का हवाला देते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, वो जो नकल करने में मदद करते हैं? हाँ, वो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं जो हमें दूसरों के कार्यों और भावनाओं को देखकर खुद भी वैसा ही महसूस करने या नकल करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी तरह स्रोत रूपर्ट शेल्ड्रेक के मॉर्फिक फील्ड जैसे विचारों का भी जिक्र करते हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से थोड़े विवादास्पद हैं। मॉर्फिक फील्ड वो क्या है? वो ये बताते हैं कि कैसे एक प्रजाति में सीखा गया व्यवहार या बदलाव दूसरों तक अव्यक्त रूप से पहुंच सकता है। खैर, अच्छा। स्रोत का मानना है कि जब एक व्यक्ति सकारात्मक रूप से बदलता है
तो उसकी वाइब्रेशंस, उसका व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है। और जब पर्याप्त संख्या में लोग बदलते हैं तो एक सामूहिक चेतना का बदलाव आता है, जिससे विश्व परिवर्तन संभव होता है। तो जी सिर्फ आदर्शवाद नहीं, बल्कि स्रोत इसे ऊर्जा और चेतना के स्तर पर होने वाली एक प्रक्रिया मानते हैं। जी हाँ, उनका दृष्टिकोण तो यही है। ये भी बताया गया है कि इन बातों को जीवन में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास भी हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे सुबह उठकर परमात्मा को मेरा बाबा कहकर याद करना, दिन में वो 1-1 मिनट वाली मन की एक्सरसाइज करना, जी वो माइक्रो ब्रेक्स, और रात को सोने से पहले दिन भर मिली प्राप्तियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। हाँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये अभ्यास इन गहरे विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के तरीके हैं। क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। बिल्कुल, ज्ञान को अमल में लाना ही असली परिवर्तन लाता है, जैसा कि स्रोत बार बार जोर देते हैं। तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें, एक निचोड़, जी, तो सच्ची होली का मतलब है आत्मा को परमात्मा के संग में ज्ञान, गुण और शक्तियों से रंगना। एकदम सही। और होलिका दहन की तरह अपने पुराने नुकसानदेह संस्कारों को पराया समझकर जला देना, मतलब उनसे मुक्त हो जाना। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे स्रोत इन आध्यात्मिक विचारों को विज्ञान के अलग-अलग सिद्धांतों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टी हो, हाँ, दिल की कोहेरेंस हो, प्लेसिबो इफेक्ट हो, ध्यान की अवस्थाएं हो, या सेल्फ रेगुलेशन और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कार्य हो। जी, स्रोत का निष्कर्ष यही लगता है कि जब आत्मा निश्चय के साथ परमात्मा को याद करती है और पुराने पैटर्न छोड़ने का संकल्प करती है, हाँ, तो अंदरूनी स्तर पर मानसिक और शायद शारीरिक भी बदलाव आते हैं। चेतना ऊपर उठती है। यही शायद सच्ची होली का गहरा आंतरिक अर्थ है, जिसे स्रोत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाने की कोशिश करते हैं। आज हमने सच्ची होली के इस बहुआयामी रूप को समझा, जैसा कि हमारे स्रोतों में प्रस्तुत किया गया है, जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान के तार कहीं न कहीं जुड़ते दिखते हैं। जी, कम से कम स्रोत तो यही दावा करते हैं। हमने देखा कि कैसी आंतरिक बदलावों को न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है, बल्कि स्रोत दावा करते हैं कि इनका हमारे मस्तिष्क और शरीर पर भी असर हो सकता है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। कौन सा सवाल? अगर हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं वाकई हमारे मस्तिष्क की संरचना, मतलब न्यूरोप्लास्टी, और शरीर की कार्यप्रणाली जैसे प्लेसिबो इफेक्ट को बदल सकती हैं, जैसा कि स्रोत और कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं, हाँ, तो हमारे अंदर खुद को और अपनी दुनिया को बदलने की क्षमता की असली सीमा क्या है? असली सीमा क्या है? क्या ये जो संगम युग में आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात कही गई है, हाँ, वो सिर्फ एक आध्यात्मिक उम्मीद न होकर चेतना और जीव विज्ञान के स्तर पर एक वास्तविक संभावना हो सकती है, जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सोचने के लिए गहरा विचार कि आत्म परिवर्तन की शक्ति कितनी वास्तविक और गहरी हो सकती है। जी, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहराई से बात करने के लिए। जरूर।